Am I audible, guys? Yes, Yes, sir. बुकलेट निकालिए। चलो, सो एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है आइडेंटिफाई मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको सिखाया ही कि कैसे प्रेडिक्शंस करना है ना। तो 3 रूल्स तो अपने को पहले से ही मालूम है। 3 रूल्स में सबसे पहले ऑक्टेट, कभी मिस्टेक नहीं होगी बेटा। इफ यू चेक दीज 3 रूल्स, ऑक्टेट चेक करना है, उसके बाद आपको फॉर्मल चार्जेस चेक करना है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा एक्सेप्शनल बिहेवियर आपके माइंड में होना चाहिए। एक्सेप्शनल क्या हो सकता है? लाइक एरोमेटिक हो गया कोई, या फिर एंटी एरोमेटिक हो गया। तो दीज, अच्छा एरोमेटिक होगा तो सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज कर जाएगा, मतलब वो वाला जो कैनोनिकल फॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एंटी एरोमेटिसिटी कहीं आ गई तो वो डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, कंपाउंड तो ओवरऑल ही एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दी फॉर्म। अब इसके अलावा क्या हो सकता है? प्लस प्लस कहीं पास में दिया हो, माइनस माइनस कहीं पर पास दिया हो, लोन पेयर माइनस कहीं पर। दीज आर दी कॉमन सेंस वाली केसेस हो गए। ये डिस्टेबलाइज करेगा। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। हाँ, प्लस माइनस अगर पास में और प्लस माइनस दूर है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसको चार्ज सेपरेशन कहते हैं। तो ये सब कॉमन सेंस वाली चीजें हैं 3 रूल के अलावा, जो आपको यूज करना है। आप डेफिनेटली आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखोगे तो पहला वाला देखो आप, इसमें क्या है? जैसे ही आप ये बनाएंगे इसको और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो रूल ऑक्टेट वाला चेक करोगे तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। देखो सी पे जब प्लस आता है तो इमीडिएट हम बोल देते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये रटा होना चाहिए आपको, सी पे प्लस मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। नाइट्रोजन पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट तभी होगा जब उसका 4 बॉन्ड से कम हो और प्लस दिया हो, लाइक 2 बॉन्ड्स दिया और एक प्लस दिया है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। राइट, ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड दिया और प्लस दिया है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड्स दिए हुए हैं और प्लस है तो ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा। नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड्स दिए हैं और प्लस दिया है, ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा। तो ये कुछ कॉमन से आपके एक्सपीरियंस जैसे से बढ़ेगा तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बच्चे परेशान होते हैं। अब हर बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना चेक करोगे या इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने थोड़ी ना बैठोगे। इट विल टेक टाइम। तो उससे बेटर कुछ चीजें याद कर लें कि कार्बन पे प्लस आया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है, यहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट। नाइट्रोजन पे प्लस आया तो चेक कर लो उसके बॉन्ड्स कितने। अगर 4 बॉन्ड्स है और प्लस है तो ऑक्टेट कंप्लीट। उससे कम बॉन्ड्स है और प्लस है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड्स है और प्लस चार्ज लगा हुआ है तो ऑक्टेट कंप्लीट। और अगर एक ही बॉन्ड और प्लस चार्ज लगा है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट। माइनस लगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो ऑक्टेट कंप्लीट ही होगा लगभग। यहाँ पर देखो ऑक्टेट, यहाँ ऑक्सीजन का कंप्लीट होगा, इसका भी कंप्लीट। यानी ऑक्टेट रूल से आंसर नहीं आ रहा है। फॉर्मल चार्जेस देखते ही आंसर बता दोगे, इसके पास फॉर्मल चार्जेस हैं, इसके पास नहीं है। विच फॉर्म इज मोर स्टेबल? पहला वाला। ठीक है, सिंपल तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, कोई वो नहीं है। बी ऑप्शन को देखोगे उसमें भी आपको आंसर आराम से आएगा। बी वाले को देखो तो उसमें जो सेकंड वाला है फॉर्म, उसमें फिर से वही फॉर्मल चार्जेस आ गए। फॉर्मल चार्जेस और ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। अगर आप ध्यान से देखोगे बी वाले को तो बी वाले में सेकेंड कंपाउंड में यहाँ पर सी पे प्लस है और सी पे प्लस का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इसके लिए भी कौन सा आ जाएगा ज्यादा स्टेबल? फर्स्ट वाला। सी वाले में देखो कितनी क्लैरिटी के साथ उसने दिया हुआ है। सब कुछ अच्छा था लेकिन सडनली देखोगे तो इसमें एरोमेटिसिटी दिखाई देगी। विजुअलाइज करो। और दूसरा वाला जो उसने प्लस माइनस करके ब्रेक किया है उसमें एंटी एरोमेटिसिटी दिखाई देगी। तो मैंने लिखा ना, देयर में भी एक्सेप्शनल केसेस। वो देखते ही फिर तुम ऊपर नीचे सारी चीजें भूल जाओगे।
इसमें एरोमेटिक सिस्टम दिख रहा है, इसमें एंटी एरोमेटिक सिस्टम दिख रहा है, इसका मतलब दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो ये कोई ऐसा आपको बहुत ज्यादा रूल वाइज जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो सडन चेंजेस है, वो तुमको वही विजिबल होगा। एक ये हो गया। फिर इसी तरह डी वाले ऑप्शन को देखो, उसमें भी तुमको नजर आ रहा होगा, दूसरा वाला है उसमें फॉर्मल चार्जेस नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट, हाँ ऑक्टेट भी चेक करोगे तो भी पहले वाले में ऑक्टेट कार्बन प्लस का इनकम्प्लीट है, तो इसमें सेकेंड वाला अपने को ज्यादा स्टेबल नजर आएगा। ई वाले में देखो बेटा, ई वाले में देखोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट है सबका, चार्जेस भी प्लस माइनस सेम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थर्ड रूल, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर प्लस नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीजन पे प्लस देखो दिख रहा है पहले वाले में, और दूसरे में नाइट्रोजन पे प्लस दे रहा है, नाइट्रोजन कैन होल्ड रिलेटिव टू ऑक्सीजन, तो इसका मतलब इसमें सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल हुआ। क्या मेरी बातें समझ में आई बेटा? यस सर। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। तो इस तरह से आप आराम से और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एंड यू कैन इजीली अटेम्प्ट, अगर ये आपको आइडिया है। एक ये हो गया। यस बेटा। सर बस एक क्वेश्चन था, अगर चार्ज सेपरेशन का केस हो तो सर स्टेबलाइजेशन कब होता है, जब प्लस माइनस ज्यादा पास हो रहा है? हाँ, चार्ज सेपरेशन है और ऑक्टेट वगैरह सब चेक कर चुके हो तुम, तो जिसमें प्लस माइनस पास होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके सर। ठीक है, ये मैंने सब लिखा हुआ है, देखो ये सब लिख दिया है, तो इसी से सब निकालना है आपको, इसमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें देखो नेक्स्ट, फिर से कहता है आइडेंटिफाई द लेस स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें देखो इंटरेस्टिंग पार्ट, देखो पहला वाला ए वाला तो अभी अभी हमने किया है ना, कि आप इसमें सी पे प्लस है यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल पूछा है, लेस स्टेबल तो पहला वाला हो जाएगा, है ना, लेस स्टेबल की वो बात कर रहा है। इस बार ध्यान देना, क्वेश्चन भी रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हम इमोशनली क्या होते हैं, मोर स्टेबल बार बार करते हैं, और पूछ लिया लेस स्टेबल तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया। बी वाला इंटरेस्टिंग है, क्यों? बिकॉज उसने आपको नैप्थलीन दिया हुआ, नैप्थलीन एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, उसके 3 प्रिंसिपल कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं बेटा। इस पर बेस्ड, हाँ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं रेगुलरली बेटा नैप्थलीन पर। तो इसके 3 प्रिंसिपल कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, 3 प्रिंसिपल कैनोनिकल फॉर्म्स, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते ये। तो तीनों में ये जो दिख रहा है ना, इसमें आपको एरोमेटिसिटी दिख रही है इंडिविजुअली, देखो रिंग्स में 6 पाई का लूप, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा कहीं और नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस वाले में जाओगे तो यहाँ 6 पाई दिखेगा, बट यहाँ तो 4 ही दिख रहा है, यहाँ 6 पाई दिख रहा है तो यहाँ 4 दिख रहा है। इसका मतलब बेस्ट जो स्टेबिलिटी को डिनोट करेगा वो ये वाला हो जाएगा। ऑल तो देखो इसमें ना तो तुम्हारा फॉर्मल चार्जेस काम आया, ना ऑक्टेट काम आया, ना प्लस माइनस का डिस्टेंस काम आया, ना प्लस प्लस का कुछ काम नहीं आ रहा है। कौन सी चीज काम आई? एरोमेटिसिटी। दोनों रिंग्स आपको एरोमेटिक नजर आ रही है। इज माई पॉइंट क्लियर बेटा? यस सर। ये हो गया। अब इसी में तुम अगर ई वाले ऑप्शन को देखो, ई वाले को, तो उसमें भी आपको देखो समझ में आएगा कि जो पहला वाला है, अच्छा इसमें लेस स्टेबल वाला पूछा है ना, तो दूसरा वाला आंसर कर देंगे। और Yes, sir. ई वाले में देखोगे तो जो पहला वाला कंपाउंड है ना, उसमें देखो एंटी एरोमेटिसिटी दिखाई देगी बेटा। इफ यू सी, एक रिंग ये दी है ना, इसको, इसका रिंग का लूप देखो, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, so you can see it is 8 pi इलेक्ट्रॉन वाला लूप, that is anti aromatic। जबकि इसका दूसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दिया है उसमें क्या हो रहा है, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है, सो इट विल बी व्हाट, एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप आर एरोमेटिक, तो दिस सिस्टम इज मोर स्टेबल। पूछा लेस स्टेबल है, इसको टिक कर देंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। Yes, sir. सी और डी जो है उसमें पहले आप ऑक्टेट लगाकर चेक कर लो, उसके बाद फॉर्मल चार्जेस देख लो, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक आध क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस करने का फायदा क्या हुआ, आप इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, उसने कहा among these 3 canonical structures,
what would be their relative contribution to the hybrid? Contribution to resonance hybrid तभी ज्यादा होगा जब वो ज्यादा स्टेबल होगा. That means you have to find stability order. कुछ नहीं, आपको इस क्वेश्चन में भी क्या करना है बेटा? स्टेबिलिटी ऑर्डर. स्टेबिलिटी ऑर्डर, सिंपल स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है. तो आप इसमें वही चीज लगा दो. सबसे पहले देखो कि ऑक्टेट किस में कंप्लीट है. तो आप देखो कि फर्स्ट वाला जो है उसमें ऑक्टेट हर एक एटम का कंप्लीट है. सेकेंड वाला जो है उस पे सी पे प्लस है. थर्ड वाला है उस पे भी सी पे प्लस है. दैट मीन्स इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. राइट. फिर हम क्या चेक करेंगे? चार्जेस. चार्जेस चेक करने की जब बारी आएगी तो प्लस माइनस इक्वल दिखाई दिया, वो भी रूल फेल हो गया. फिर क्या चेक करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो कार्बन पे ही प्लस, कार्बन पे ही माइनस, दैट मीन्स वो भी रूल फेल हो गया. फिर एक खास चीज हमने लिखी थी, याद है ना अभी? प्लस माइनस दूर है कि पास है? तो सेकंड में पास है, थर्ड में दूर है. विच वन विल बी मोर स्टेबल? सेकंड. स्ट्रेट आंसर आ गया. आई होप आप समझ पाए होंगे बेटा. ठीक है, ये हो गया. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यूजुअली मैं क्लास में कराता हूं, फिर भी इसको भूल जाते हैं लोग. इसमें भी सिंपल है. ऑक्टेट आपको चेक करना है सबसे पहले. जैसे ही आपने ऑक्टेट रूल चेक किया, देखो किसी बच्चे ने जैसे बोला था ना कि अगर हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स वाला या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स वाला फंडा लगा लें ऑक्टेट के बदले, तो क्या सही हो जाएगा? इस पे फिर मिस्टेक करना शुरू कर दोगे तुम. दिस इज द एग्जाम्पल. यहाँ सब्स्टिट्यूट रूल काम नहीं करेगा, यहाँ ऑक्टेट चेक ही करना पड़ेगा. और चेक करने में इट टेक्स हार्डली सेकेंड्स. कार्बन पे प्लस दिखा मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट. ऐसा कितना ऑप्शन दिख रहा है? एक ही तो दिख रहा है. एक ही दिख रहा है जिसमें कार्बन पे प्लस है. तो बस इसका मतलब है कि जो सी है वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा. और ए और बी में चेक किया तो भाई एक में ऑक्टेट दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, एक में फॉर्मल चार्जेस नहीं है, एक में है. तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी. कितना सिंपल है, राइट ना? इन दोनों में हमने बोला ऑक्टेट, यस. इसमें ऑक्टेट, नो. फिर इन दोनों में आपस में कैसे चेक किया? तो बोला इसमें है फॉर्मल चार्जेस, इसमें बोला नो फॉर्मल चार्जेस. तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया. सिंपल. क्लियर है बेटा? यस सर. ये हो गया. फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखो. विच आर द फॉलोइंग आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन. फिनॉक्साइड आयन जो है वो है ऐसा. फिनॉक्साइड आयन जब रेजोनेंस करेगा तो माइनस अंदर वो भेजता है. तो ऐसा ऑप्शन जिसमें अंदर तुम्हें प्लस दिखाया जा रहा है वो तो पॉसिबल ही नहीं है. तो स्ट्रेट आपका आंसर क्या हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है, डी पॉसिबल नहीं है. हो गया. ठीक है. यस सर. ये हो गया. अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे सिक्स पिक करते हैं. कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो इसमें कुछ नहीं करना है. एक डबल बॉन्ड को प्लस माइनस लिख दो और फिर उस प्लस को या माइनस को रेजोनेंस करा दो, तो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे. तो कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी. सेवेंथ वाले में देखो, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, परमिसिबल नहीं है, ऐसा बोल रहे. तो रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती है? प्लेनैरिटी कंडीशन होती है ना. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, चार्जेस इधर उधर से मूव कर सकते हैं, एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती. फिर इसके बाद ओवर वैलेंसी भी नहीं हो सकती. तुम इसका सेवेंथ का सी देखो, नाइट्रोजन को उसने जबरदस्ती कितना ज्यादा बॉन्ड बना दिया है. यस सर. यहाँ प्लस, तो पॉसिबल ही नहीं है ये, राइट. तो क्योंकि जो लेविस स्ट्रक्चर है उससे अलग थोड़ी ना बना दोगे आप. तो ये सेवेंथ का सी आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. ठीक है. यस सर. एट्थ वाले में फिर से वही ऑक्टेट रूल करेंगे, उससे आपको आ जाएगा. सबसे पहले ऑक्टेट रूल लगा दें और फिर उसके बाद चार्जेस देख लें. मेरे ख्याल से ऑक्टेट देखते ही आपको आंसर 1 और 3 में ऑक्टेट आ जाएगा. सेकंड में ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा. सेकंड में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. 10th वाले में इसमें कहता है कि लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन नाइट्रोइथीन. ये
अगर आप देखोगे सबसे पहले तो ऑक्टेट चेक कर लो। मेरे ख्याल से ए वाले में तुम्हें ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा, बी सी डी ये 3 है जिसमें सी प्लस दिख रहा है, C plus, दैट yeah. मीन्स Incomplete ऑक्टेट octet. इनकम्प्लीट है। देन चेक व्हाट, फॉर्मल चार्जेस। Formal charge. फॉर्मल COD चार्जेस देखोगे तो प्लस माइनस 4 फॉर्मल चार्जेस सब में दिख रहे हैं, यानी फॉर्मल चार्जेस भी सेम हो गए। फिर क्या चेक करते हैं? Electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में देखो माइनस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो यानी Option D. माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव डी में आ रहा है, डी फॉर डेली, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। Yes, sir. ठीक है, इनमें। और जो बाकी यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए है, फिर आपका डी आ गया। फिर बी और सी में जब कंपेयर करोगे तो आप देखोगे तो सब कुछ सेम है, खाली प्लस प्लस पास में है वो चेक कर लो, प्लस प्लस दूर है वो चेक कर लो, प्लस माइनस पास है वो चेक कर लो। तो आप देखोगे सी वाले में प्लस प्लस अनफॉर्चुनेटली पास में Pass, sir. लिखा हुआ है, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। Yes, sir. यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, दैट इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. देन 11th इसी तरह से आप देख लो। उसमें भी अगर देखोगे तो कहता है विच विल बी लीस्ट स्टेबल, इसमें भी लीस्ट स्टेबल पूछा है, बट स्टाइल वही है। सबसे पहले देखो ऑक्टेट, तो अगर आप देखोगे ऑक्टेट तो सी प्लस कहाँ पर A और B में। नहीं है, अच्छा, सर C और D में नहीं है। सी और डी में नहीं है, इसका मतलब सी और डी ज्यादा स्टेबल हो गए और ए और बी कम स्टेबल होंगे। अब ए और बी में कंपैरिजन, यानी ए एंड बी में ऑक्टेट हम लिख देंगे नॉट कंप्लीट, तो आंसर इनमें से ही होने वाला है। अब इसमें दूसरा फिर चेक करेंगे फॉर्मल चार्जेस, बोथ आर हैविंग 1 + 1 माइनस, वो भी फेल हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन पे ही प्लस है, कार्बन पे माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल भी फेल हो गया। अब प्लस 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 माइनस पास है दूर है वो चेक करो, वो भी फेल हो गया। लेकिन एक स्टाइलिश चीज दी हुई है क्या, कि ऑप्शन ए को अगर तुम देखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH प्लस, CH माइनस और NH2 ये दिया हुआ है, राइट। और ऑप्शन बी में CH2 माइनस, CH प्लस, CH डबल बॉन्ड CH, NH2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लोन पेयर है ये इस लोन पेयर के पास में दिख रहा है आपको, तो काइंड ऑफ डिस्टेबलाइजेशन है। Yes, इसमें sir. देखो, इसमें देखोगे तो जो एंटी ऑर्बिटल है वो इधर से और इधर से, दोनों से देखो आप उसको आराम से प्लस तक पहुंचा सकते हो। यानी कि जो सेकंड एग्जांपल है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है रादर देन ए, तो इसमें आपका ये डिस्टेबलाइजेशन वाला फैक्टर है, इसलिए अगर उसने लीस्ट स्टेबल पूछा है तो ए इज द आंसर। इज माय पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया। देन 12th क्वेश्चन देखो बेटा, 12th क्वेश्चन में फिर से उसने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की चीजें पूछ ली है, तो वही काम आपको फिर से करना है। सबसे पहले देख लो ऑक्टेट वाली चीजें, है ना। ऑक्टेट देखोगे तो तुम्हारा डी आंसर नहीं हो सकता, ए बी सी इसमें प्लस दिख रहा है कार्बन पे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। उसके बाद क्या चेक करना होता है बेटा, फॉर्मल चार्जेस, Formal charge. तो तीनों में फॉर्मल चार्जेस सेम है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो सी इज द ओनली ऑप्शन जहां पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर वर्क कर जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे माइनस होना चाहिए, उसमें कार्बन पे माइनस दिया हुआ है। इस माय पॉइंट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो सी आंसर हो गया, देखो इसका, है ना। सब Sir. बहुत आसानी से आप निकाल सकते, बोलो बेटा। सर अगर डेटिव बॉन्ड दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग अगर सपोज कैनोनिकल फॉर्म्स बनाने हो तो क्या करेंगे? डेटिव बॉन्ड दिया, कैनोनिकल फॉर्म बनाना है, तो जैसे मान लो ये दिया ऐसा, तो इसका कैनोनिकल फॉर्म ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक। और अगर इसको हम प्लस माइनस के फॉर्म में इंडिकेट कर दें तो आप वो स्वैपिंग वाला मेथड लगा सकते हो, लोन पेयर सिंगल डबल। तो चार्ज सेपरेशन हम लोग कोऑर्डिनेट वाले उस पर क्या चीज, मैं Okay. समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखोगे 13 को,
तो फिर से वही स्टेबिलिटी वाला है, सेम वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। यस सर 14th वाले में भी व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो इसमें भी आप वही चीज करेंगे, 3 रूल्स लगाएंगे, आराम पहले से octet। आपको आंसर आएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। 15th वाले को जब आप देखोगे ना, तो इसमें भी बाकी सारा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप जो डिफिकल्टी थोड़ी आएगी वो आएगी थर्ड कंपाउंड, थर्ड वाले Yes, sir. उसमें। तो थर्ड वाले को देखोगे ना, तो थर्ड वाले में वो अंदर का सिस्टम देखो एरोमेटिक दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर तो इसीलिए परहैप्स उसको आप बेटर मान लोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? तो वो भी आपको सॉल्व करके आंसर दे देगा। अब इसमें एक चीज में आपको, जैसे 16 क्वेश्चन है, कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है बेटा, कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज। किस पे? डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज, डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है? एंड वेन एवर यू नोटिस डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय रेजोनेंस, और रेजोनेंस में सीओ जैसा कोई ग्रुप लगा हो डायरेक्टली, तो इसका रेजोनेंस बहुत स्ट्रांग होता है। डिस्पर्जन अगर रिलेटिवली किसी कार्बन का मान लीजिए डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो उसके कंपैरिजन में ये रेजोनेंस बड़ा स्ट्रांग है, डिस्पर्जन बहुत ज्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ सडनली डिक्रीज कर जाएगी, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी, राइट ना? जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कहीं पर नाइट्रोजन जिसका लोन पेयर सीओ के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, और कहीं पर नाइट्रोजन दिया हुआ है जिसका रेजोनेंस किसी सी डबल बॉन्ड सी के साथ हो रहा है, तो यहाँ जो बेसिक स्ट्रेंथ सडनली डिक्रीज होगी वो रेजोनेंस की वजह, स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस की वजह से होगा। तो ये अपने माइंड में रख लो, एक्सपीरियंस इसको आप मेरा मान लो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये चीज जरूर चेक करना कि लोन पेयर कहीं सीओ के साथ रेजोनेंस में तो नहीं है। वो अगर रेजोनेंस उसके साथ कर गया तो रिलेटिव टू कार्बन वाला कार्बन बॉन्ड के साथ जब रेजोनेंस होता है तो वो ये बेटर रेजोनेंस होगा, आप ये माइंड में रखना। जैसे 16 क्वेश्चन को देखो, 16 क्वेश्चन की खास बात ये कि ऑप्शन ए जो है उसमें माइनस चार्ज रेजोनेंस पे तो है, बट वो सी डबल बॉन्ड सी के साथ है, जबकि बी, अच्छा डी वाले डेली, डी फॉर डेली, उसमें भी देखो माइनस चार्ज जो है वो सी डबल बॉन्ड सी के साथ रेजोनेंस है। दैट मींस दैट रेजोनेंस विल नॉट बी उतना अच्छा जितना बी और सी में, बिकॉज माइनस चार्ज इज रेजोनेंस विद सी डबल बॉन्ड ओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, यस sir. सर अब बी और सी में कैसे डिसाइड होगा? तो बी और सी में जब आपको डिसाइड करना पड़ रहा है तो केवल इतना देखना है कि बी वाले में जो माइनस चार्ज सीओ के साथ रेजोनेंस में, वो सीओ किसी और के साथ भी रेजोनेंस में, यानी कि ये हमारे लिए क्या हो गया? बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन। जबकि रेजोनेंस तो हमको इसका कराना है, राइट? जबकि सी वाले में देखो, your minus charge is in resonance with C double bond, oh clearly there is no bad cross conjugation. So which one is better? C. C. I hope this point is clear, right? Sir, also, sir, जो बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला केस है सर, उसमें वो जो कार्बन बीच में है सर, उसके लिए एडवांटेज है। हाँ, अगर बाई चांस ऐसा होता है कि माइनस चार्ज बीच पे होता और दो तरफ सीओ लगे होते, वो और बेटर रेजोनेंस हो जाता। मतलब ये अगर ऐसा दिया होता तो ये गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन होता, क्योंकि हमको तो माइनस का डिस्पर्शन कराना है ना, और उसके लिए ये दोनों अच्छे, तो ये हमारे लिए गुड हो जाता, बट ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ। क्लियर है बेटा? यस सर। ये हो गया। इसके अलावा इफ यू सी 17 क्वेश्चन, 17 वाले में तो ये बहुत ही आसान है बेटा। एक तो ऑक्टेट वगैरह तो आप कर ही सकते हो, और सी ऑप्शन तो आंसर ही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 प्लस चार्ज दिए हुए हैं। जब भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे जाते हैं तो अगर एक इनिशियल न्यूट्रल है तो फाइनल भी ओवरऑल न्यूट्रल होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ओवरऑल कोई चार्ज आपको नजर आने लगे, तो इसीलिए इसका सी आंसर तो हो ही नहीं सकता। बाकी तो आप ऑक्टेट वगैरह से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया। अब जो 18 से लगा करके आगे क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे के सारे किस पर बेस्ड है बेटा? एरोमेटिसिटी वाले कॉन्सेप्ट पे। तो ये तो बड़े आसानी से आप, अगर आपने एरोमेटिसिटी पढ़ी हुई है तो वो आप आराम से कर लोगे। जैसे क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 में पहला, अच्छा स्टैंडर्ड जो भी मैंने आपको नोट्स में लिखा है उसको अच्छे से देखना, क्योंकि जो चीजें हमने ऑलरेडी की हुई है उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे एग्जाम हॉल में। जैसे ए है, ए क्या है बेटा?
बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन ये यस सर। कौन सी बड़ी बात है। बी वाले को देखो, तो बी वाले में सिंस 2 रिंग्स दी हुई हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि बॉर्डर पे आपके डबल बॉन्ड है कि नहीं है। अगर बॉर्डर पे डबल बॉन्ड है, बॉर्डर मतलब शेयर्ड बॉर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के बाद आप इंडिविजुअली रिंग्स को चेक करो कि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक का कुछ है कि नहीं वहां पर। तो ये देखो बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप बन रहा है, दैट इज एरोमेटिक रिंग। इस वाले में लोन पेयर सिंगल डबल है, तो ये भी आपका एरोमेटिक बन गया। लोन पेयर सिंगल डबल 6 पाई का लूप, बोथ रिंग्स एरोमेटिक, सिस्टम विल बी एरोमेटिक। याद रखना, अगर इस तरह की 2 रिंग्स हों तो हर बार आपको क्या करना है, ब्रिंग पाई बॉन्ड एट द शेयर्ड बॉर्डर एंड देन चेक इंडिविजुअल रिंग्स हैविंग 4n पाई या 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप। अगर एक भी रिंग एंटी एरोमेटिक हो गई, होल सिस्टम विल बी एंटी एरोमेटिक। अगर एक रिंग एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक, देन एरोमेटिक होगा। दोनों रिंग एरोमेटिक, एरोमेटिक होगा। एक भी रिंग अगर एंटी एरोमेटिक हो गई, होल सिस्टम विल बी एंटी एरोमेटिक। इज माय पॉइंट क्लियर बेटा? यस सर। ये हो गया। सी वाले को देखो, इट्स सो इजी, माइनस दिया है, दोनों पेयर सिंगल डबल हो गया। ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अभी इसमें नेक्स्ट देखो 19th वाले में ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैंने आपको लिखाए हुए हैं। जैसे ए वाला देखो, इसमें ये पायरिडीन है। पायरिडीन एक स्टैंडर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो ये तो एरोमेटिक हो गया। बी वाला थियोफीन है, ये स्टैंडर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हो गया। इसकी रेजोनेंस एनर्जी से बेटर होती। बार बार मैं ये डिस्कशन करता हूं सो दैट एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लिखें। फिर सी एक्सेप्शनल केस है, याद है? साइक्लो ऑक्टा 1357 टेट्राइन टब शेप। देखिए अगर ये सब हम लोग एक्सरसाइजेस करके जाएंगे तो कभी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है, क्लियर कट है। टब शेप का अच्छा फायदा क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड्स हैं और सिंगल, तो यहाँ पर सारी बॉन्ड्स की लेंथ इक्वल नहीं हो पाती। अगर ये रेजोनेंस हो जाता तो सारी बॉन्ड्स की लेंथ क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। तो यहाँ पर एक बॉन्ड शॉर्ट होगा, एक लॉन्ग बॉन्ड होगा, तो शॉर्ट लॉन्ग इस तरह चलेगा। तो ये हमारे लिए कौन सा केस हो गया, नॉन एरोमेटिक, राइट। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है ये हमारे लिए। और फिर जैसे 22nd क्वेश्चन 22nd एक्चुअली ये इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है। इसमें आपको जो एक्चुअली में क्वेश्चन है वो केवल ये दिखाना था कि आपको जो बी है वो एरोमेटिक है, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं बेटा। मैंने नोट्स में आपको लिखाया हुआ है। बाकी सब तो केवल कहने के लिए है। जैसे डाइबोरेन है, आपको स्ट्रक्चर्स तो मिल ही जाएगा, वो केवल लिख दिया है, उसको कोई टेंशन नहीं लेना आपने को। B2H वो तो एक्चुअली जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ रिंग वाले केस में उस तरह आ रहा है, बट वो उस सेंस में नहीं कि आपको वो एरोमेटिक तक लेकर जाए। बोराजोल, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या, B3N3H6। तो ये होता क्या है, एक बोरॉन आएगा, एक नाइट्रोजन आएगा, एक बोरॉन आएगा, एक नाइट्रोजन आएगा, एक बोरॉन आएगा, एक नाइट्रोजन आएगा। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, बोरॉन और नाइट्रोजन, ये पहले तो बॉन्ड सारे बन जाएंगे। फिर आप देखोगे इसके पास लोन पेयर है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये लो बॉन्ड आ गया। इसके पास लोन पेयर है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, बॉन्ड आ गया। लोन पेयर है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, बॉन्ड आ गया। और सबके पास एक एक H भी है। तो ये बिल्कुल बेंजीन जैसा, बेंजीन को रिजेंबल करता है, तो उसी के जैसा है। आप इट्स लाइक डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। बाकी को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो अपने आप ये सब स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, इनका एरोमेटिसिटी से कोई लेना देना। ठीक है बेटा? फिर क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। 23 क्वेश्चन समझाने के लिए एक चीज क्लियर होना चाहिए आपको, व्हेनेवर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर, तो इसको रेजोनेंस में नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर दोनों तरफ सिंगल बॉन्डेड है और आगे डबल बॉन्ड इस तरह लोन पेयर सिंगल डबल मिल रहा है, देन इट विल बी यानी रेजोनेंस का पार्ट।
तो ये आपको पाई इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज्ड है उसको काउंट करने में बड़ी हेल्प करता है। जैसे ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में इधर नाइट्रोजन है बट वो डबल बॉन्डेड है, इधर नाइट्रोजन है बट वो डबल बॉन्डेड है, इधर भी नाइट्रोजन है बट वो डबल बॉन्डेड है। इसका मतलब है कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो रेजोनेंस क्या हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, 6 पाई का लूप, दैट इज एरोमेटिक। क्लियर है बेटा, बहुत Yes, sir. सिंपल तरीके से आप इसको निकालिए। आप बी ऑप्शन देखो, बी वाले में आपका ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है और यहाँ प्लस है। प्लस एक एंटी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ये इलेक्ट्रॉन तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बट ये लूप कंप्लीट कराता है। सो लोन पेयर 2 हैं ऑक्सीजन पे। याद रखना, अगर पाई बॉन्ड आएगा 2 ऐसा ट्रिपल बॉन्ड में, तो ओनली 1 पाई विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस, 1 पाई विल नॉट टेक पार्ट, परपेंडिकुलर होते हैं। किसी एटम पे 2 लोन पेयर दिया हो, 1 लोन पेयर विल टेक पार्ट, 1 विल नॉट टेक पार्ट। कोई डबल बॉन्डेड है, लोन पेयर विल नॉट टेक पार्ट। ये छोटे छोटे रूल्स आपको पता होने चाहिए। और प्लस केवल एंटी ऑर्बिटल को कंट्रीब्यूट करता है और टोटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ाएगा, लूप केवल कंप्लीट करेगा। तो देखो 2 2 2 0 कितना आ गया, 6 पाई लूप, दैट मींस दिस इज एरोमेटिक। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर इसमें सी प्लस जिस तरह से एंटी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है उस तरह बोरॉन भी एंटी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा, केवल लूप कंप्लीट कराएगा। तो देखो डबल सिंगल डबल एम्प्टी आ गया ना पूरा लूप, इधर से भी डबल सिंगल एम्प्टी, लूप कंप्लीट हुआ। बट कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 पाई, यानी एंटी एरोमेटिक हो गया। इज माय पॉइंट क्लियर? अब डी ऑप्शन को देखो, डी वाले में अगर देखोगे तो लोन पेयर तो है यहाँ पर कार्बन पे, लेकिन क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएगा? नो। एटम हैविंग डबल बॉन्ड और उसके पास लोन पेयर, तो वो लोन पेयर रेजोनेंस नहीं जाता। अब देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कितना आया, 6 पाई लोन, यानी कि ये क्या हो गया, एरोमेटिक। उसने पूछा आपसे क्या है, एरोमेटिक, यानी कि ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? Yes, sir. 24 तो बहुत ही आसान है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक। ये 25th भी बहुत आसान है, Yeah. दैट इज एरोमेटिक वो, बिकॉज प्लस सिंगल डबल सिंगल वो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप। एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है। 26 में देखो खास बात, बीच वाली रिंग को देखो। बीच वाली रिंग ये नॉर्मल नहीं है, ओपन थोड़ी ना जो इसको टप शेप बना दोगे, इसको तो तुमने कनेक्ट कर दिया अनफॉर्चुनेटली। कैन यू सी, ये Yes, sir. इस तरह से बना रखा है तुमने। तो अगर तुमने ऐसा बना लिया तो ये तो इंडिविजुअली तुमको रिंग्स को चेक करना पड़ेगा। ये बीच की रिंग अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन वो टब शेप वाली नहीं है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। Anti-aromatic. समझ में आया, एंटी Yes, एरोमेटिक। sir. और ये बी ऑप्शन है। अब जैसे ए वाला ही में देखो, तो ए वाले में क्या जो बॉर्डर शेयर्ड है उस पे पाई बॉन्ड है, नहीं है तो पहले लेकर आओ। Benzyl. दिया क्या है, ऐसा दिया है। Okay. यहाँ माइनस है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू ब्रिंग दैट पाई बॉन्ड। काम कैसे लाएं, तो एक काम ये कर सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो आप इसको ऐसा ड्रॉप कर दो और ये वाला आप यहाँ ऐसे ला दो। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो इट विल बी लाइक ऐसा, यहाँ पर प्लस बॉर्डर पे आ गया, यहाँ माइनस लगा दो और इस तरह से बाकी हिस्से को ऐसा लिख दो, माइनस है यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल। अब देखो आप इंडिविजुअली रिंग को, इसको देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 2 2 2, लो 8 पाई आ गया। मतलब ये क्या हो गया बेटा, एंटी एरोमेटिक। एक भी रिंग एंटी एरोमेटिक हो तो रिंग पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, एंटी एरोमेटिक। सो सिंपल। अब इसके सी ऑप्शन को देखो, वो पॉपुलर नैप्थलीन है। नैप्थलीन, Aromatic. नैप्थलीन हमारे लिए क्या हो जाता है, एरोमेटिक, बेंजीनोइड कंपाउंड है। डी वाले को देखो, नाइट्रोजन तो है बट उसका लोन पे रेजोनेंस में नहीं जाएगा, बिकॉज डबल बॉन्डेड है, तो ओनली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप है। ये क्या हो गया,
एंटी एरोमेटिक। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी एरोमेटिक, इज द आंसर ओनली। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 27 में पहला ऑप्शन ये बेंजाइन है। वैसे तो इसको कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये तो एकदम रटे हुए एग्जाम्पल होने चाहिए। बेंजाइन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। याद कैसे रखना है, एक तो ये तो कई बार एग्जाम्पल कर लोगे तो ऐसे ही और याद हो जाएगा। मैंने अभी भी बताया कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 पाई विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस, 1 पाई विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। इसी चक्कर में तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जब देखोगे तो एवरी कार्बन हियर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी रेगुलरली पूछे जाते हैं, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा इसमें। ठीक है, ये बड़ा अच्छा डिस्कशन वाला पार्ट है, नोट्स में देखेंगे सब मिलेगा। sp2 है, यहाँ पर sp2 मिलके एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। नॉर्मली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। दिस इज द एग्जांपल वेयर sp2 ऑर्बिटल्स आर फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हो गया। और यहाँ 6 पाई का लूप आ गया, दैट इज व्हाई दिस इज एरोमेटिक। बी वाले को देखोगे तो ये तो पॉपुलर एग्जाम्पल है, फ्यूरान, राइट। तो फिर से देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आ गए, ओनली 1 लोन पेयर विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस, ये हो गया हमारे लिए एरोमेटिक। ठीक है, अब आप सी वाले को देखो, सी वाले में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप है, एरोमेटिक हो गया। डी वाले को देखोगे तो रेजोनेंस स्टॉप हो गया बेटा। अच्छा एक और बात, जब कभी भी ऐसा सी डबल बॉन्ड हो कहीं पर नजर आए और कार्बन रिंग का पार्ट हो तो राइट C+ एंड O- एंड देन फोकस ऑन द रिंग। बट यहां पर आप ऐसा कर भी लोगे, स्टिल यू विल नोटिस कि रेजोनेंस जो है वो केवल इतने हिस्से तक होता है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, रेजोनेंस यहां स्टॉप हो जाता है। दैट मीन्स दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो अगर 27 क्वेश्चन में पूछेगा तो डी इज द आंसर फॉर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। ये हो गया, देखो ये भी हमने कर लिया। ये कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं आपकी इन एक्सरसाइजेस के। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली ना, आपको कहीं किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एक्सरसाइजेस आपके पास हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। अब इसमें वही चीजें जो मैंने आपको समझाई है, जैसे 2 रिंग्स दिया है, जैसे पहला कंपाउंड है, एक्चुअली में ये पॉपुलर एजुलिन है। आप नोट्स में देखोगे तो मिलेगा आपको। एजुलिन क्या होता है बेटा, एक 7 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग फ्यूज टुगेदर। और यूजुअली आपको स्ट्रक्चर यही वाला देगा जिसमें तुमको बॉर्डर पे आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, 2 रिंग्स इस तरह दिया है तो पहले क्या क्या करना है, फर्स्ट यू ब्रिंग अ पाई बॉन्ड वेयर शेयर्ड बॉर्डर। जैसे ही तुम ये लाओगे तुम्हें आंसर क्लियर हो जाएगा। ये देखो, और इसका यही रीजन है बेटा कि इसमें जो डाइपोल मोमेंट है, जो पोलैरिटी है और कलर वगैरह इसका है, वो आ जाता है बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस। तो इसमें देखो ये 6 पाई का लूप तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, 2 2 2 6 पाई। इसमें देखो प्लस तो 0 कंट्रीब्यूट करता है, 2 2 2 0, तो कितना हो गया, अगेन यू कैन सी 6 पाई का लूप। तो ये क्या हो गया, सिस्टम एरोमेटिक हो गया। वैसे तो एजुलिन पॉपुलर एग्जांपल आपको याद कर लेना। फिर सेकेंड वाले को देखो, फिर से 2 पाई का लूप, यानी कि एरोमेटिक हो गया। इतनी बार ये एग्जांपल्स तुमको आएंगे कि रट जाएगा। इसको देखो बेटा, प्लस प्लस है, कई बार इसको ऐसे लिखा जाता है, मतलब रेजोनेंस जब दिखाएगा ना तो आपको ऐसा 2 प्लस करके ऐसा रेजोनेंस ऐसा करके दिखा देगा, तो वो 2 पाई को रिप्रेजेंट करता है। ये भी हमारे लिए एरोमेटिक हो गया, राइट। और फोर्थ एक पॉपुलर एग्जांपल है 10 एनुलिन, याद है 10 एनुलिन, जिसमें मैंने आपको बोला था कि 2 हाइड्रोजन एटम जो सेंटर पे है वो इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और तरह से, हाँ, तो ये हमारे लिए नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ऑल्दो ये होना चाहिए एरोमेटिक, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप नजर आना चाहिए, बट ये 2 हाइड्रोजन इंटरफेयर करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इट लूजेस प्लिनैरिटी। तो इसमें क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन हटाकर एक ऊपर ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो वो एरोमेटिक बन जाता है। सो वी हैव टेकन सो मेनी केसेस उस टाइप के। ये हमारा जो है इसमें, अगर उसने पूछा है आपको नॉन एरोमेटिक, तो डी इज द राइट आंसर। ये भी हो गया बेटा, है ना, ये हो गया। अब इसी तरह से 29 वाले को देखो, उसमें भी आपको इसी तरह से दिखेगा।
पहला वाला देखो 4 पाई का लूप, दूसरा वाला देखो 6 पाई का लूप, थर्ड वाला देखो 4 पाई का लूप, फोर्थ में हिंड्रेंस है, वो एक sp3 कार्बन हो गया, तो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है। पूछा क्या है? एरोमेटिक, सेकंड इज द आंसर। 30th क्वेश्चन देखो बेटा, पायरिडी कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जो रेजोनेंस में जा रहे हैं। तो एरोमेटिक, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, तो क्या इसका लोन पे रेजोनेंस में जाएगा? नहीं, केवल डबल सिंगल जो डबल दिया है उसमें कितने? 6 पाई, तो 6 पाई मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड। सो सिंपल। क्लियर है बेटा? अब 31st को देखो, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक बोराजोल इनऑर्गेनिक बेंजीन बताया था ना, उस Yes, sir. इसमें देखो एक कंपाउंड ये दिया, ऑक्सीजन बोरॉन, ऑक्सीजन बोरॉन, ऑक्सीजन बोरॉन। अब हो क्या रहा है? इधर एम्प्टी, इधर लोन पे है, कांट यूज बोरॉन ऑक्सीजन, बोरॉन ऑक्सीजन। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल हो गया ना, बिल्कुल उसी के जैसे Yes, एरोमेटिक sir. हो गया ये, राइट। और दूसरे वाले कंपाउंड को, ये सी ऑप्शन था। बी वाले को देखो 6 पाई दिख रहा है, शेयर्ड जो वॉल है उस पर डबल बॉन्ड पहले से ही है। ए वाले को देखो तो लोन पेयर 2 है ऑक्सीजन के ऊपर, बट ओनली 1 लोन पेयर विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस, तो वो इसमें भी। और एम्प्टी ऑर्बिटल सी प्लस है, वो तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, जीरो करेगा, बट लूप कंप्लीट करेगा, तो 6 पाई वहां भी हो गया। सो 31st का आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। इस तरह से आपको आंसर आ गए, ठीक है ना। Yes, sir. अब 32nd देखो, 32nd को फिर से ए क्या है? एज्यूलिन। इसको तो अभी अभी हमने प्रूव किया था एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। बी वाले को देखो, बी वाला एक पॉपुलर एग्जांपल है, इसको कहते हैं स्क्वायरिक एसिड का एनायन। बहुत बार इसको हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक Very एसिड। good. तो acidity इसमें में किया था 2 हमने. पाई इलेक्ट्रॉन्स ही केवल ये घूमते रहते हैं। इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तो ऐसा नजर आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये O माइनस हो गया, ये पहले से ही अनटच्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, देखो 2 पाई घूम गया। फिर इसी तरह और लिखोगे तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लूप के साथ एरोमेटिक हो गया। नहीं, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सी वाला देखो, फिर 10 एनुलिन आ गया 10 एनुलिन, और 10 एनुलिन आपको रट जाना चाहिए, एक्सेप्शनल केस है ये, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। ठीक है। डी वाले में ऊपर हिंड्रेंस हो गया, sp3 कार्बन है, वो रेजोनेंस ही कंप्लीट नहीं करेगा, राइट ना। आप देखो दोनों में डिफरेंस, अगर यहां मैं प्लस लगा दूं तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, 6 पाई का लूप हो जाएगा, बट अगर प्लस हट गया तो ये sp3 हो गया कार्बन। तो यहाँ रेजोनेंस केवल इतना हो रहा है, लूप इज नॉट कंप्लीट, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? नॉन नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। राइट ना। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी भी हमारे लिए नॉट एरोमेटिक है, और डी भी नॉट एरोमेटिक वाले केस में आ जाएगा। डी तभी आएगा एरोमेटिक जब ऊपर एक प्लस लगाओ। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अभी आप देखो इसमें 33rd क्वेश्चन, ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए मैंने एक रूल आपको जो दिया हुआ था, रूल का एक बड़ा सा ऑर्डर जानबूझकर मैंने लिखा दिया था। देखो ये एरोमेटिक है, ये तो केसी अलग हो गया है ना। फिर इसके बाद मैंने बोला 6 केस रेजोनेंस कहीं पर आता हो, जैसे नाइट्रोजन लिखा हो इसके बगल में CH प्लस लिखा हो, ऐसा सिस्टम तो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है। फिर वो 6 केस ऑक्सीजन भी दे सकता है, लेकिन वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा खराब होता है। फिर मैंने बोला था कि अगर बाई चांस ये, क्योंकि ये हमने अलग से इसको पढ़ा था एक्सेप्शनल बिहेवियर मान के, कि टर्शरी कार्बोकेटायन बेंजाइल कार्बोकेटायन से बेटर होता है, ये हम लोग ले लेंगे। तो ये एक रफ ऑर्डर आपके माइंड में चलना चाहिए। फिर उसके बाद जब एलाइल वाला कार्बोकेटायन रेजोनेंस है, ये सेकेंडरी से लगभग थोड़ा ही ज्यादा है, मान के चलते हैं लगभग बराबर ही है ये। और फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन आ जाएंगे, फिर मिथाइल आ जाएगा। फिर अगर कहीं तुम्हारे पास इसके बाद सिस्टम में कहीं पर डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर प्लस हो, वो डिस्टेबलाइज करता है। उससे और खराब हो जाता है अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के ऊपर प्लस आता है। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑर्डर आपके माइंड में होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको क्विकली आंसर समझ में आएंगे। इसको देखो आप, पहला जो कंपाउंड है 33rd क्वेश्चन में, वो एरोमेटिक वाला हो गया, तो वो नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखो आपका एक बेंजाइल दिया है, टर्शरी कहीं दिया ही नहीं तो वो आ जाता, बेंजाइल वाले को लिख लेंगे। फिर इसके बाद एलाइल दिया है और वो सेकेंडरी दिया है, तो 2 greater than 4 वो कर लिया, तो आपको बस फटाफट देखो आंसर आ गया।
ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी बड़ा केयरफुली जज करना होता है बेटा। पहली चीज सब में चेक करना है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एक जैसे होने चाहिए। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपको देखना है, तो आप देखोगे ऑल आर हैविंग 2। अगर एक डबल बॉन्ड होता तो हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक कर लेते, और इसमें 2 डबल बॉन्ड्स दिया है, तो एक तो आप क्लियर कट ये याद रखना, एक होता है कॉन्जुगेटेड मतलब डबल सिंगल डबल, और एक होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्या होगा, जब डबल सिंगल सिंगल डबल ऐसा कुछ, मतलब ये डबल और ये डबल इंटरैक्ट नहीं करते। और एक होगा क्यूमुलेटेड, वर्ड है याद रखना, क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड का मतलब होता है आजू बाजू ऐसा। तो ये सिस्टम इस तरह का स्टेबिलिटी का आपको याद होना चाहिए। आइसोलेट कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स मोर स्टेबल, देन आइसोलेटेड, देन क्यूमुलेटेड। और अगर कहीं इनमें एरोमेटिक आ जाए और एंटी एरोमेटिक आ जाए तो बस उसको आगे और पीछे इस तरह से डाल। इस 34th क्वेश्चन में देखो, Y जो है वो एंटी एरोमेटिक है, सबसे पीछे चला गया। फिर कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड देखो, X कॉन्जुगेटेड है, W आइसोलेटेड है, Z क्यूमुलेटेड। स्ट्रेट आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आई बेटा? इजी। यस सर। ये सॉल्व हो गया आपका। अब आप देखो 35th क्वेश्चन स्टैंडर्ड है ना। मैंने आपको ऑलरेडी वो बताए हुए हैं बेटा, फ्यूरान हो गया, पायरोल हो गया, ये स्टैंडर्ड कंपाउंड है। पायरिडीन हो गया, ये सब एरोमेटिक है। और खाली एरोमेटिक आपको नहीं पता होना चाहिए, आपको इनका रेजोनेंस का एनर्जी का भी आइडिया होना चाहिए। इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है मैंने 16 लिखाई हुआ किलो कैलोरी पर मोल, इसकी मैंने आपको 22 लिखाई है, 28 लिखाई है, 29 लिखाई है, और बेंजीन अगर ले लोगे तो वो 36 है। तो रेजोनेंस एनर्जी का भी आइडिया होना चाहिए, सब मैंने पढ़ाया हुआ है। इसमें तो सीधे सीधे मोस्ट एरोमेटिक बोल रहा है, तो ये आप देखिए ना, यही 4 ऑप्शंस, अगर बेंजीन भी लिख दिया होता तो बेंजीन मोस्ट एरोमेटिक हो जाता, बट इसका रेजोनेंस एनर्जी को 29 दिया है, मोस्ट एरोमेटिक हो गया। 35th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब 36 क्वेश्चन देखो, उसमें बेंजीन जो है उसका मैंने डेटा दिया हुआ था, रेजोनेंस एनर्जी हाउ मच 36, और इसका रेजोनेंस एनर्जी नैप्थेलिन का कितना दिया हुआ था बेटा 62। तो बताइए अगर इंडिविजुअली इसका रेजोनेंस एनर्जी देखो पर रिंग कितना हो जाएगा, करीब करीब 31। तो विच वन इज बेटर एरोमेटिक, ये 3 फ्यूज कर दो आप इस तरह से। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एरोमेटिक है। वैसे तो ये अंतरासीन है, इसका भी मैंने वैल्यू दिया हुआ है, कुछ 84 के आसपास दिया होगा, तो अगर पर रिंग देखोगे तो वो भी 36 से कम आएगा। तो यानी बेस्ट एरोमेटिक सिस्टम कौन सा हुआ, बेंजीन। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, 2 सेपरेट बेंजीन रिंग्स ऐसे दी हुई हैं और फ्यूज दी हुई है इसी तरह से, तो फ्यूज्ड वाले का डेफिनेटली रेजोनेंस एनर्जी कम होगा, क्योंकि इसका 36 अप्रोक्सीमेटली 72 फॉल करेगा और ये 61 62 वाली वैल्यू होगी। क्लियर है? इस तरह से आप कर लोगे, सिंपल है। फिर आप इसका 37 क्वेश्चन देखो। 37 क्वेश्चन में ये फिर से नैप्थेलिन की बात कर रहा है। 3 देखो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, जानबूझ करके इस तरह से आपको बनाकर, वो कई बार बनाकर भी नहीं देगा बेटा, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। अगर वो बनाकर नहीं दे रहा है तो भी आपको ये 3 प्रिंसिपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल कैनोनिकल स्ट्रक्चर का आइडिया आपको होना चाहिए। इनमें किसमें आपको दोनों रिंग्स में एरोमेटिसिटी ज्यादा अच्छी दिख रही है, ये दिस इज द principal canonical structure which explains the aromaticity of the naphthalene. So this is the most stable form. सिंपल है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस आपको बॉन्ड लेंथ पे भी आते हैं, आप इसको नंबरिंग कर देगा वो इस तरह से, है ना। तो वो आपको बोलेगा कि C1 C2 बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या C2 C3। तो आप केवल इतना देखो ये C1 C2 यहाँ पर कितने में डबल है और कितने में सिंगल है। तो आप देखोगे C1 C2 2 जगह डबल बॉन्ड है, 1 जगह सिंगल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मोर डबल कैरेक्टर, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर हमको C2 C3 चेक करना है तो आप देखोगे इसमें 2 में सिंगल है और 1 में डबल है। तो C2 C3 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर।
तो मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ज्यादा हो जाएगी, यानी कि अपने को C2 C3 बॉन्ड लॉन्गर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हाँ, एक क्वेश्चन जैसे अब मैं 40th क्वेश्चन आप देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्शन विद एजीनोथ्री। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है कि जैसे कोई एल्काइल हैलाइड, उसका हाइड्रोलिसिस कर दो या फिर एजीनोथ्री के साथ रिएक्शन है, तो Ag+ जो है ना, वो ट्राई करता है कि X- को लेके चला जाए और AgX प्रेसिपिटेट बन जाए। अच्छा, Rx क्यों ये X- देगा, Rx दे देगा X- अगर R+ के फॉर्म में वो स्टेबल हो जाए। तो जस्ट चेक कि किसमें R+ सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है। जिसमें R+ सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, दैट मींस कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होगा, वो रिएक्शन ज्यादा एजीनोथ्री के साथ आगे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे 40th क्वेश्चन में देखो, मैं I हटा दूं, वो I लगा हुआ है ऊपर की तरफ, तो I हटा दो आप, तो आप देखोगे तो यहाँ कार्बोकेटायन ऐसा बनेगा, राइट। दूसरे वाले में I हटा दो तो कार्बोकेटायन ऐसा बनेगा, तीसरे वाले में I हटा दो तो कार्बोकेटायन ऐसा बनेगा। इन तीनों को जज कर लो स्टेबिलिटी, देखो ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक। अपने को मालूम है एरोमेटिक सिस्टम इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक सिस्टम, मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। सो जितना कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, उतना एल्काइल हैलाइड एजीनोथ्री के साथ ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 1 greater than 3 greater than 2। सो सिंपल। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। अब इसमें 39 एक इंटरेस्टिंग है, उसमें जैसे ए ऑप्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर भी बेटा आपको ऐसा दिया हो, 2 रिंग्स और उनके बीच में इस तरह डबल बॉन्ड दिया हो, जैसे ऑप्शन ए देखो और ऑप्शन सी में भी देखोगे, तो उनमें दोनों में इस तरह से उसने बनाकर दिया है। और इसमें क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं। आपको करना क्या होता है ये चेक करने के लिए कि ये इसमें एरोमेटिसिटी है कि नहीं, तो आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ के +- लिख दो। अगर मैंने सोचो ऊपर वाले रिंग को ऐसा माइनस दे दिया, नीचे वाले रिंग को प्लस दे दिया, तो तुम देखोगे ऊपर 6π का लूप बन जाएगा डबल बॉन्ड तोड़ के, और नीचे भी 2π का लूप बन जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा बेटा, एरोमेटिक। इस वाले में भी अगर मैं ऊपर वाले को माइनस और नीचे वाले को प्लस दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 6π का लूप, ये भी 6π का लूप, दोनों एरोमेटिक हो गए। मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ, अगर बाई चांस ऐसा दिया होता, जो कि नहीं दिया है यहाँ पर, ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर दिया होता तो प्रॉब्लम आ जाती बेटा। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर +- देते, तो किसी भी तरीके से, चाहे आप ऊपर माइनस दे दो नीचे प्लस या ऊपर प्लस, नहीं, एक ना एक रिंग आपको एंटी एरोमेटिक बन जाती है। यानी यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता। तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, तो जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर में होगा उतना रोटेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, जितना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतना रोटेशन इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालते हैं। वैसे तो 39 क्वेश्चन बड़ा आसान है, डी इज द क्लियर कट आंसर, बिकॉज वो 10 एनुलिन है, विच इज नॉन एरोमेटिक, वो अपने को पता है। ठीक है, 38th क्वेश्चन में आप क्या करना, Br को हटा दो, तो आप देखोगे कि उसमें प्लस आ जाता है बीच में, और प्लस जब आएगा तो वो 2π का लूप बन जाएगा। तो वो इंडिकेट करता है कि CBr बॉन्ड इज हाईली पोलर और लाइक डिजॉल्व लाइक। तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाएगा। एजीनो3 के साथ रिएक्शन भी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज Br हटने के बाद कार्बोकेटायन इज एरोमेटिक। तो इस तरह से ये पूरा देखो हमने एक्सरसाइज आज डिस्कस कर लिया। ठीक है, Yes, sir. यस सर। चलो थैंक यू सर। बस बेटा।